नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड, यूपी जीआईसी, यूपी जीडीसी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। आज हम प्रश्न नंबर 29 के अंतर्गत बातचीत करेंगे। साहित्यिक प्रौढ़ता के अतिरिक्त भक्ति काल में सांस्कृतिक जीवन की दृष्टि से भी तुलसीदास का भारतीय इतिहास में अत्यंत ऊंचा स्थान है। इस कथन को प्रमाणित कीजिए या तुलसीदास की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि की विवेचना कीजिए। ये दोनों प्रश्न यूपी पीएससी मेंस में पूछे जा चुके हैं और जिस तरीके से हम क्रमशः पूरे पाठ्यक्रम पर बातचीत का सिलसिला जारी रखे हैं, उस हिसाब से आप सभी अपने नोट्स को जरूर बना रहे होंगे। तमाम विद्यार्थियों ने नोट्स को भेजा है। एक एक करके हम सभी के नोट्स पर चर्चा करेंगे। आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके पहले हमने तुलसीदास पर केंद्रित उनके समन्वयवाद पर चर्चा की थी। उससे इस प्रश्न को जोड़कर हमें देखना है। मुख्य तौर पर तुलसीदास की सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि पर हमें विचार करना है। तो इस प्रश्न की शुरुआत उत्तर लिखते समय हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर रामविलास शर्मा का एक कोटेशन लिखेंगे। आमतौर पर हम शुरुआत रामचंद्र शुक्ल के कोटेशन से करते हैं, लेकिन रामविलास शर्मा ने भी तुलसीदास का मूल्यांकन किया है। उनकी एक पुस्तक का नाम हमने आप सभी को बताया था, परंपरा का मूल्यांकन। उम्मीद है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस पुस्तक को पढ़े भी होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो एक ध्यान दे सकते हैं कि रामविलास शर्मा ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन में तुलसीदास पर उन्होंने 2-3 चैप्टर लिखा हुआ है। उसी के आधार पर हमने इस नोट्स को तैयार किया है। यानी कि ये जो उत्तर है मूल किताबों पर आधारित है। आप लिखेंगे कि तुलसी की मानवीय सहानुभूति का आधार सामाजिक यथार्थ है। तत्कालीन समाज का जैसा भरा पूरा चित्र उनकी रचनाओं में मिलता है, वैसा उस समय के और किसी कवि की रचनाओं में नहीं मिलता। रामविलास शर्मा, यानी रामविलास शर्मा के इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि तुलसीदास ने जितनी भी रचनाएं लिखी वे सभी मानवीय सहानुभूति पर आधारित थी और उनका जो लिंक था वो सामाजिक यथार्थ था। और यही किसी रचनाकार को बड़ा करता है और रचनाकार तब और बड़ा हो जाता है जब वो अपने समाज की तत्कालीन समस्याओं को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करता है। तो इस कोटेशन को आप ध्यान में रखिए। इससे ये पता चलेगा कि तुलसीदास का जो समय था, उस समय की जो सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां थी, उसको तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में यथार्थपूर्वक किस तरीके से उभारने का प्रयास किया है। आगे आप लिखेंगे, तुलसीदास न केवल भक्ति काल के बल्कि पूरे हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि कवि हैं। उनसे पहले संत और सूफी कवियों ने अपनी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से समतामूलक समाज की कल्पना की थी। आप देख रहे हैं कि इस वाक्य को जोड़कर आप तुलसीदास पर तो चर्चा कर ही रहे हैं, साथ में अपने उस ज्ञान को भी बता रहे हैं। इसके पहले यानी तुलसीदास के आने से पहले ही संत और सूफी कवियों ने भी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को प्रस्तुत किया था। उन्होंने भी अपने कविताओं के माध्यम से अपने तत्कालीन समाज को उभारने का प्रयास किया था, यथार्थ चित्रण करने का प्रयास किया था और एक तरीके से समतामूलक समाज की कल्पना की थी। चाहे आप कबीर की कविताओं को देखिए, चाहे जैसी की कविताओं को देखिए, आपको याद आ गया होगा। इन सभी पर हमने उत्तर लिखवा दिया। खासतौर से कबीर की हम बात करें तो उनकी जो आधुनिक चेतना रही है या फिर सामाजिक चेतना रही है, उसको लेकर हमने चर्चा कर ली है। तो संत और सूफी कवियों ने तुलसीदास से पहले ही सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से समतामूलक समाज की कल्पना की थी। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए तुलसी ने भी समन्वय, लोक मंगल और आदर्श राम राज्य की कल्पना की। कहने का मतलब ये है कि तुलसीदास ने ऑन द स्पॉट अचानक
सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को ध्यान में रखते हुए कविताएं नहीं लिख रहे थे, बल्कि उनके पहले भी जितने भी कवि थे उन्होंने भी प्रयास किया था। तुलसीदास आए तो बहुत सारी चीजों को उन्होंने किया, जिसमें उनकी कविताओं के केंद्र में समन्वय, यानी जो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां थी, विरोधी चीजें थी, उनको एक जगह जोड़ना। इसीलिए तुलसीदास को विरोधों का सामंजस्य भी करने वाले के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात, इन्होंने लोक मंगल, लोक से जुड़ी हुई चीजों को लोक मंगल, लोक धर्म से जोड़ने का प्रयास किया और आदर्श राम राज्य की कल्पना की। ऐसा राम राज्य जहां पर किसी को कोई दिक्कत न हो, कोई भेदभाव न हो, यह केवल एक यूटोपिया के रूप में ही समझा जा सकता है। तो कवि होने के कारण तुलसीदास ने कल्पना की। जनता की दरिद्रता, उनके क्लेशों का वर्णन उन्होंने बड़े ही यथार्थवादी ढंग से किया। आप कोटेशन लिखेंगे, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, वणिक को वणिज न, चाकर को चाकरी। उस जमाने में जो बेरोजगारी थी, जो भूखमरी थी, अन्य जो समस्याएं थी, उसको तुलसीदास ने बहुत ही यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया है। आगे आप लिखेंगे उत्तर को बढ़ाते हुए कि तुलसी ने समाज में सामंतों के कुशासन का सवाल उठाया है। राजा और प्रजा के संघर्ष में तुलसी प्रजा के साथ है। ये कवि का दायित्व भी है कि जब शासक और जो जनता है, उसमें जनता के साथ तुलसीदास है। दूसरे शब्दावली में अगर हम देखें तो शोषक और शोषित का जो संघर्ष है, उसमें तुलसीदास शोषित के साथ है, यानी कि प्रजा के साथ है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा मध्यकाल सामंती युग के तौर पर जाना जाता था और उसमें भी कुशासन था, अत्याचार था आम जनता के ऊपर। तुलसीदास लिखते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। वो कहते हैं कि जिस राजा की प्रजा दुख में है, कष्ट में है, तो वो राजा स्वर्ग का अधिकारी नहीं है, बल्कि नरक का अधिकारी। यानी तुलसीदास ने प्रजा का साथ दिया है। आज देखने वाली बात है कि कितने ऐसे कवि हैं जो कि आम जनता के साथ दिखाई देते हैं। आपको खोजने पर कुछ ही कवि इस तरीके के दिखाई देंगे। तो तुलसीदास का जो व्यक्तित्व है, इसीलिए उनको आलोचकों ने लोकनायक की उपाधि दी है और महात्मा बुद्ध के साथ भी जोड़ने का प्रयास किया हुआ है। अगर आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा होगा तो ये कथन जरूर आपके दिमाग में आ गया होगा। आगे उत्तर को बढ़ाते हुए लिखेंगे कि तुलसी उन राजाओं के पतन की भविष्यवाणी करते हैं जो प्रजा को सताते हैं। लिखते हैं, राज करत बिनु काज ही, करे कुचाली कुसाज। तो इस पंक्ति को आप देख रहे हैं कि तुलसीदास उन राजाओं के पतन की बात करते हैं जो अपनी प्रजाओं को, अपनी जनता को सताते हैं या फिर प्रताड़ित करते हैं। अब इस पंक्ति में आप देख रहे हैं एक खास अलंकार है। मेरे संकेत को तमाम विद्यार्थी समझ गए होंगे कि मैं किस अलंकार की बात कर रहा हूं। आप सभी जरूर कमेंट कर कर बताएंगे। आगे आप लिखेंगे कि तुलसी ने दुष्ट राजाओं की निंदा ही नहीं की, भारतीय जनता की आशाओं जो मूर्त रूप देते हुए समता के आधार पर एक मुखी समाज की कल्पना भी की है। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की है जो कि जिसमें कोई भेदभाव ना हो, आदर्श समाज की कल्पना की है। अल्पमृत ही कवनियु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि राजा प्रजा के बीच में जो संघर्ष रहा उस जमाने में, चाहे वो तुलसीदास के समय से जोड़ लीजिए, चाहे एक जो संस्कृति रही है, परंपरा रही, उससे भी जोड़कर इन तथ्यों को देख सकते हैं। आगे आप लिखेंगे कि तुलसीदास ने आदर्श राम राज्य की कल्पना की जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। उनका बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। आगे आप लिखेंगे कि न सिर्फ आदर्श राम राज्य की कल्पना तुलसीदास ने की, बल्कि उस समय भी, जैसे वर्तमान समय में जातिवादी होने का आरोप लगाया जाता है, उस जमाने में भी ये चीजें मौजूद थी। जातिवाद कोई नई चीज
नहीं है जिस हिसाब से आप देख रहे हैं। तो तुलसीदास अपने युग के जातिवादियों को चुनौती देते हुए कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो। ठीक है, इसको कहो शब्द आप बना लीजिए। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। ठीक है, तो देखिए पंक्ति तो हमने पूरा यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन आप इसमें से एक दो पंक्ति का यूज कर सकते हैं। तुलसी सरनाम गुलाम है राम की, जाको रूचे सो कहे कछु ओ, माग के खैबो मसीत को सोइबो, लेवे को एक न देवे को दो। तो आप देख रहे हैं कि पहली पंक्ति भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती रही है और आखिरी पंक्ति भी। एक तरीके से तुलसीदास भी शुरुआती दौर में काफी संघर्ष से अपने जीवन को पूरा किए, इसलिए जो एकदम से वास्तविक चीज है उसको तुलसीदास ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उनको भी काफी विरोधों का सामना करना पड़ा, और समन्वय की बात वही कर सकता है जो अपने जीवन में कहीं न कहीं विरोधों का सामना किया हो, उसके साथ एक तरीके से समाज में कुछ न कुछ झेलना पड़ा हो, वही समन्वय की बात कर सकता है। एक अनुभव है एक तरीके से देखा जाए तो। इस पंक्ति को आप पूरा लिख भी सकते हैं अगर समय है, नहीं तो बेस को मजबूत करने के लिए आप जरूर ध्यान में रखिए कि तुलसीदास ने भी अपने समय में जो भी भेदभाव था, जातिवाद था, उसको लेकर भी सवाल किया है। आगे आप लिखेंगे, भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था। इसका प्रभाव तुलसी की रचनाओं पर दिखाई पड़ता है। उन्होंने निर्गुण पंथियों और सगुण मतावलंबियों, वैष्णव शाक्तों को मिलाया। उन्होंने भक्ति के आधार पर जनसाधारण के लिए धर्म को सरल और सुलभ बनाकर पुरोहितों के धार्मिक एकाधिकार की जड़ें हिला दी। तुलसीदास मानवीय करुणा के कवि हैं। उनके राम दीन बंधु हैं, यानी कि जो गरीब दुखिया लोग हैं उनके एक तरीके से पालक के रूप में राम है। और तुलसीदास खुद मानवीय करुणा के कवि हैं, जिसमें कि आप रामचरितमानस पढ़ते हुए सबरी, कोल और जो निषाद, इन सब का जिक्र देखे होंगे। राम का दर्शन करने से ही वो प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो पंक्ति है, सबरी गिद्ध तु सेवकन, तु सुगरगात किन्ह रघुनाथ। ठीक है, सबरी गिद्ध सुसेवकनि, सुगरगात किन्ह रघुनाथ। वनवासी कोल की रात राम के दर्शन से प्रसन्न होते हैं। आभीर जवन की रात खस तो पचा दी। तो ये कुछ पंक्तियां जिनको कि आप अपनी परीक्षाओं में यूज कर सकते हैं और समझ को विकसित करने के लिए भी इनको जोड़ सकते हैं। कि आप देखेंगे कि अतिथियों का सत्कार करना, सेवा भाव रखना, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। और भक्ति आंदोलन में, राम काव्य परंपरा में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखते हुए ये अपने युग के समाज की सच्चाइयों को सामने तो रखा ही, साथ में जो संस्कृति थी उसको भी प्रस्तुत किया है। तो यहां पर आप पूरा देख सकते हैं। आगे आप लिखेंगे निष्कर्ष के तौर पर कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तुलसीदास ने सामंती मूल्यों का विरोध करते हुए अपने समाज और संस्कृति का यथार्थ चित्रण किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। इनकी वाणी एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। तो इस कोटेशन से आप अपनी बात को समाप्त करेंगे और एक तरीके से आपका उत्तर भी कंप्लीट होता है। तो आप देखें कि रामविलास शर्मा से लेकर रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास का मूल्यांकन किया है। इसको उलट भी सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल से लेकर रामविलास शर्मा तक ने तुलसीदास की कविताओं का मूल्यांकन किया।
तुलसीदास के समय का मूल्यांकन किया और जो उनके अंदर सामाजिक सांस्कृतिक चेतना थी उसको सही से प्रस्तुत किया। तो उम्मीद है कि इसी तरीके से आप अपना आंसर लिखेंगे और एग्जामिनर आपको अच्छा अंक देंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।